नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आखिरकार एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी हो ही गई। इससे पहले 2 बार ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने की तारीख उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई थी। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद उत्तर प्रदेश में अब कुल 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, वोटर हैं। पहले यह संख्या 15 करोड़ 45 लाख के लगभग थी और एग्जैक्टली कहा जाए तो 15 करोड़ 44 लाख कुछ हजार थी, यानी लगभग 2 करोड़ 89 लाख वोटर कम कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। आज आई लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा ऐसे नाम पाए गए हैं जो एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज थे। अब इन 2 करोड़ 89 लाख वोटरों में से, लोगों में से कितने योग्य वोटर थे जिनके नाम काट दिए गए हैं, यह देखना होगा। एक मिसाल तो कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल का आया है सामने और उनके परिवार की भी मिसाल है जिनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। गुरदीप सिंह सप्पल ने इस मसले पर वीडियो संदेश जारी करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। मैंने बताया कि मेरे जैसे व्यक्ति का नाम भी कट गया जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, जो एक अनजान चेहरा अपने एरिया में नहीं था, जो एसआईआर पे चुनाव आयोग से मुलाकात कांग्रेस पार्टी के बिहार पे कर रहा था कि एसआईआर में गड़बड़ी है। ऐसे व्यक्ति जिसका 2003 की वोटर लिस्ट पे भी नाम था, जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग कह सकता है, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो 10th का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो गैस का बिल हो, चाहे वो बैंक खाते का हो, सारे पेपर्स हैं। इसके बावजूद पूरी फैमिली का नाम कट जाता है। तो चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि एसआईआर में कोई भी एलिजिबल व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। हम कह रहे हैं कि आपने किस आधार पर नाम काट दिया, और ऊपर से तुर्रा ये कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2 करोड़ लोग जिन्होंने घर शिफ्ट किए, उन्होंने कागज जमा नहीं किए, उनका नाम कट गया। यहां तो कागज भी जमा किए थे, कागज जमा करने के बावजूद नाम कट गया है। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, 2 करोड़ तो उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर के अंदर अन्य कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हमारा अधिकार छीन लिया गया। सर, चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब है उनको 1 महीने का समय दिया गया है, वो लोग रीअपील कर सकते हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें 2 सवाल हैं। एक, जब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शिफ्टेड कैटेगरी में आते हैं, अब आप ये उनमें से अधिकांश जेन्युइन होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं, तो वो 2 करोड़ के करीब लोग, वो ईआरओ यानी कि एसडीएम होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो 2 करोड़ लोग एसडीएम से अपॉइंटमेंट मांगेंगे। एसडीएम उनको टाइम देगा, फिर वो यात्रा करके एसडीएम ऑफिस जाएंगे और फिर वो सारे कागज जमा करेंगे, फिर उन कागजों की जांच होगी और ये सब 1 महीने के अंदर होना है। कितने लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी, कितने को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और फिर ये पूरी प्रक्रिया आपने जो उलझाने की है, इसकी जरूरत क्या थी? और इसके बावजूद नहीं होगा। उसका कारण है कि एसआईआर की गाइडलाइन के अंदर आज भी ऐसे वोटर्स के मामले में कोई स्पेसिफिक निर्देश ईआरओ के पास है ही नहीं। ये लैक्यूना है। एसआईआर उन्होंने जो डिजाइन किया है वो वोटर के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए नहीं, बल्कि वोटर पे जिम्मेदारी डालने के लिए कि आप प्रूफ कीजिए आप वोटर हैं, इसलिए किया है। और इसी बात को लेकर आपत्ति है। अब 2 करोड़ लोगों को ये प्रूव करना पड़ेगा टाइम लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर, और कितनों को टाइम मिल जाएगा आप मुझे बताइए। तो सवाल वाजिब है यहां जो गुरदीप सिंह सप्पल कह रहे हैं, और आपको बता दूं कि गुरदीप सिंह सप्पल और इनका पूरा परिवार, इनके नाम काट दिए गए वोटर लिस्ट से, जो अभी एसआईआर आज जो लिस्ट आई है उत्तर प्रदेश में। सवाल बिल्कुल वाजिब है कि कितने जेन्युइन वोटर नया फॉर्म भरकर अपना नाम जुड़वा सकेंगे। अगर एक योग्य मतदाता का नाम भी कटता है तो यह चुनाव आयोग की गलती मानी जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या चुनाव आयोग अपनी गलती मानेगा? जब राहुल गांधी वोट चोरी के सबूत पर सबूत दे रहे थे, तब भी चुनाव आयोग ने यह नहीं माना था कि उसकी तरफ से कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है। दरअसल मामला भूल या भूल सुधार का नहीं लग रहा है दोस्तों, बल्कि चुनाव प्रक्रिया को पिछले दरवाजे से प्रभावित करने का लग रहा है पूरा का पूरा खेल। इसलिए बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। आज फिर ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, एक नहीं बल्कि 3 बार की मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज कहा है कि चुनाव आयोग राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में भाजपा की आईटी सेल के बनाए मोबाइल ऐप्स का
इस्तेमाल कर रहा है। साउथ 24 परगना जिले के सागर आइलैंड में ममता बनर्जी ने आज कहा है कि चुनाव आयोग एसआईआर करने के लिए हर तरह के गलत कदम उठा रहा है। ये एलिजिबल वोटर्स को मरा हुआ बता रहा है और बुजुर्ग और बीमार लोगों को सुनवाई में आने के लिए मजबूर कर रहा है। ममता बनर्जी ने यहां आगे भी कहा कि लोग एसआईआर में हिस्सा लेते समय सावधान रहें। उन लोगों की मदद करनी जरूरी है, करनी चाहिए। उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका साथ दें जो इस काम की वजह से मुश्किल में हैं, ये कह रही हैं ममता बनर्जी। वहीं टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर को करने के लिए मनमानी और प्रोसेस में गलत कामों का सहारा लिया गया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की जाएगी। एसआईआर की इस प्रक्रिया ने एलिजिबल और असली वोटर्स की मुश्किलों को काफी बढ़ा दिया है, यह कहना है डेरेक ओब्रायन का। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने यह दावा भी किया है कि जब से एसआईआर शुरू हुई है, डर के मारे करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। सोमवार को यानी कल उन्होंने चेतावनी दी है कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगी और वकील के तौर पर नहीं बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर पेश होने की अनुमति मांगेंगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और जनता के लिए पैरवी करूंगी, मैं जनता की आवाज बनूंगी। ममता बनर्जी ने अभी से बीजेपी को चुनौती दे दी है और बीजेपी ने भी अपनी पुरानी चालें चलना शुरू कर दिया है। जैसे बिहार में लालू प्रसाद और उनके परिवार को कटघरे में खड़ा किया गया, अब पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के 2010 में रेल मंत्री रहने के दौरान हुए मामले को उठाया जा रहा है। ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान लागू की गई रेलवे कैटरिंग नीति पर आरोप लगाया गया है कि उस समय रेलवे के खान पान स्टॉल और कैंटीन के संचालन की ठेकेदारी से जुड़ी आईआरसीटीसी की जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें नीति स्तर पर बदलाव कर अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों को 9.5% तक आरक्षण दिया गया था। इस मुद्दे को लेकर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नामक एक कार्यकर्ता ग्रुप ने शिकायत दर्ज कराई है। यानी पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ममता बनर्जी को घेरने के अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया है ममता बनर्जी के ऊपर कि इस फैसले के कारण एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के अधिकारों में कटौती हुई, जो उनके संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण जैसा है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है। अब यहां आ गई एनएचआरसी, आप समझ सकते हैं। चुनाव आयोग ने रेलवे बोर्ड से इस पूरे मामले चुनाव आयोग नहीं बल्कि एनएचआरसी ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रेलवे बोर्ड से इस पूरे मामले की जांच करने और विधि सम्मत उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसका मतलब है कि चुनाव के बीच ममता बनर्जी को मुकदमे झेलने पड़ सकते हैं। यही बीजेपी का चुनाव लड़ने और विरोधियों को दबाने का एक तरीका है, यानी दबाव में कैसे लाया जाए विरोधियों को, वो तरीका उसको ऑलरेडी यहां पर अब आजमाने की कोशिश बीजेपी करेगी इन चुनावों में भी। हालांकि सब लोग दबाव में नहीं आते हैं। जैसे कल जेएनयू में 2020 में 5 जनवरी को हुई हिंसा की बरसी पर विरोध के लिए छात्र एकत्र हुए थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, और इस दौरान उमर खालिद मामले में मोदी और शाह के विरोध में नारेबाजी हुई। अब फिर से जेएनयू बीजेपी के निशाने पर आ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कुछ लोगों ने जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गिरोह का अड्डा बना दिया है। राहुल गांधी, टीएमसी, कम्युनिस्ट जैसे लोग इस गिरोह का हिस्सा हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखते। उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पाकिस्तान जैसी मानसिकता रखने वालों को भारत की जनता ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लीजिए, पाकिस्तान का नाम आ गया। अगर गिरिराज सिंह से बोले, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, अगर वो कुछ कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान का जिक्र ना करें, क्योंकि सबसे प्यारा पाकिस्तान इन्हीं को लगता है।
ये आप सबको, हमको, सबको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। इनको लगता है कि इनका दूसरा घर पाकिस्तान है और इसलिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां आगे कह रहे हैं कि हम भी नारेबाजी में इस्तेमाल किए हुए गलत शब्दों का समर्थन कभी नहीं करेंगे, ये बात कह रहे हैं वहां पे गिरिराज सिंह। खैर, लेकिन मामला यहां पर दूसरा है दोस्तों। टुकड़े टुकड़े गिरोह कहना या सरकार का विरोध करने वालों पर बार बार पाकिस्तान भेजने की बात कहना क्या सही है? लेकिन मोदी और अमित शाह अपने बदजुबान मंत्रियों पर चुप्पी साध जाते हैं और शोषितों के हक में आवाज उठाने वाले लोगों को देशद्रोही कहते हैं। गिरिराज सिंह के बयान में जिस तरह राहुल गांधी, टीएमसी और कम्युनिस्टों का नाम लिया गया है, उससे जाहिर है कि बीजेपी का असली विरोध किससे है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह सत्ता का बेजा इस्तेमाल कर देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने के तरीके बीजेपी ढूंढ रही है। यहां पर उत्तर प्रदेश और बंगाल से एसआईआर पर बड़ी खबर और साथ साथ मोदी सरकार को नई चुनौती। कौन सी नई चुनौती मोदी सरकार के सामने है, इन सब पे चर्चा